दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जीव विज्ञान की विशेषज्ञ नोरा नॉर्वे की सीमा पर एक बहुत ठंडे इलाके में अकेले रहती हैं। इस दिन उनके घर एक अनचाहा मेहमान आया। उसने पीछे से उन पर हमला किया, लेकिन जब कंबल हटाया तो वह उनका पुराना दोस्त जेसन निकला। वह नोरा को वापस बुलाने आया था क्योंकि राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र को एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में मुश्किल हो रही थी। शुरू में नोरा ने मना कर दिया, लेकिन जब उन्होंने सुना कि ये रिसर्च पहाड़ी राक्षस से जुड़ी है तो उनकी आंखें तुरंत चमक उठीं। नोरा जल्दी से तैयार हुई और जेसन के साथ चल पड़ी। नोरा के बार बार पूछने पर भी जेसन रहस्यमय तरीके से कोई जानकारी नहीं देता और नोरा से एक गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करवाता है। थोड़ी ही देर में हेलीकॉप्टर देश के सबसे बड़े बिजली स्टेशन पर उतरा, जहां कई मशहूर जीव विज्ञानी पहले से इंतजार कर रहे थे। छोटी सी बातचीत के बाद वे नोरा को भूमिगत प्रयोगशाला में ले गए। जब स्टील का दरवाजा खुला तो नोरा हैरान रह गई। सामने एक विशाल इंसान जैसा राक्षस चौक के बीच में खड़ा था और उसके पैरों के पास की भीड़ व्यस्त चींटियों की तरह लग रही थी। एक विशेषज्ञ ने बताया कि जब इस पहाड़ी राक्षस को 100 साल पहले खोजा गया था तो ये ऐसा ही दिखता था। अध्ययन की सुविधा के लिए उन्होंने पूरे पहाड़ को खोदकर खाली कर दिया था। तभी मैरी नाम की एक होशियार महिला आती है जो इस प्रोजेक्ट की रिसर्च निदेशक है। जेसन आखिरकार मौजूदा समस्या बताता है। इतने सालों में उनकी रिसर्च में कोई प्रगति नहीं हुई है। वे मूल रूप से उसे जगह भी नहीं पाए हैं। संसद में कई लोग इस प्रोजेक्ट को रोकने की मांग कर रहे हैं। तभी नोरा को एहसास होता है कि सामने का पहाड़ी राक्षस जीवित है। पास के विशेषज्ञ ने सिर हिलाया। उन्हें धीमी नब्ज का पता चला है और पहाड़ी राक्षस के शरीर में भी दिल जैसा कोई अंग होना चाहिए। सेना ने इसके लिए पूरी सुरक्षा की हुई है। आसपास पहाड़ी राक्षस को नियंत्रित करने के लिए खास उपकरण लगाए गए हैं। जेसन नोरा को दूसरी मंजिल पर बीच में बने प्रदर्शन मंच पर ले जाता है, जहां एक पुराना आधा मुड़ा हुआ चमड़े का पन्ना रखा हुआ है। अधूरे दस्तावेज में राजा ओलाफ द्वारा पहाड़ी राक्षसों की प्रजाति को भगाने का दुखद इतिहास लिखा है। विशेषज्ञों ने आखिरकार अनुसंधान संस्थान का लक्ष्य बताया। ये साबित हो गया है कि पहाड़ी राक्षसों की एक पूरी आबादी है और उन्हें जल्द से जल्द इसे नियंत्रित करने का तरीका खोजना होगा। अगर किसी दिन 2 या 3 और पहाड़ी राक्षस आ गए तो उनका देश खतरे में पड़ जाएगा। नोरा को अचानक बहुत दबाव महसूस हुआ। बाथरूम जाने का बहाना बनाकर वह कमरे से बाहर निकली। उस ऊंचे और जाने पहचाने पहाड़ी राक्षस को देखकर वह खुद को रोक न पाई और बने हुए लोहे के मचान से सबसे करीब की जगह पर पहुंच गई। कुछ सेकंड की हिचकिचाहट के बाद नोरा ने अपना हाथ पहाड़ी राक्षस के माथे पर रखा, आंखें बंद कर लीं और एक कोमल गाना गुनगुनाया। नीचे का सुरक्षा गार्ड कॉफी लेकर लौटा तो उसने देखा कि पहाड़ी राक्षस के दिल की धड़कन में साफ उतार चढ़ाव आया है। नोरा ने कभी नहीं सोचा था कि उसने बस एक गाना गाया था और सोया हुआ पहाड़ी राक्षस जाग जाएगा। नीचे का स्टाफ दंग रह गया। यह उन लक्ष्यों में से एक था जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हालांकि वे खुश नहीं हो सके क्योंकि पहाड़ी राक्षस की ताकत उनकी सोच से कहीं ज्यादा थी और उसके अंगों में बंधी जंजीरें बिल्कुल भी काम नहीं आईं। विशेषज्ञ ने पराबैंगनी किरणों को चालू करने का आदेश दिया, लेकिन निदेशक मैरी को डर था कि इससे पहाड़ी राक्षस मर जाएगा। जब दोनों बहस कर रहे थे तो टेबल पर रखी कॉफी गिर गई और पराबैंगनी किरणों का स्विच शॉर्ट सर्किट हो गया। पहाड़ी राक्षस ने बिना किसी रुकावट के जंजीरें तोड़ दी और पास खड़ी नोरा को भी दूर फेंक दिया। शुक्र है वह समय पर लोहे के पिंजरे में छिप गई और उसे गंभीर चोट नहीं आई। सब भागकर भूमिगत प्रयोगशाला से बाहर निकले। तभी उन्होंने पहाड़ी राक्षस को पहाड़ को तोड़कर बाहर निकलते देखा। उसने कुछ भ्रमित होकर चारों ओर देखा और फिर पश्चिम तट की ओर चल दिया। सबके मन में तेज बेचैनी उठी। अगले ही पल वे निकटतम वायुसेना के अड्डे पर पहुंचे। नोरा को यहाँ एक पुराना जाना पहचाना चेहरा मिला, मेजर क्रिस, जिसने पहाड़ी राक्षस का पीछा करने में हिस्सा लिया था। जैसे ही वे मीटिंग रूम में दाखिल हुए, उन्होंने प्रधानमंत्री को धूल धूसरित आते देखा। उन्हें जिस बात का सबसे ज्यादा डर था वही हुआ। पहाड़ी राक्षस नियंत्रण से बाहर हो गया है और इस खतरे को दूर करने का कोई रास्ता खोजना होगा। प्रोजेक्ट निदेशक मैरी अभी भी उसे जिंदा पकड़ने के पक्ष में थी क्योंकि यह रिसर्च के लिए एक बहुत कीमती नमूना था। नोरा ये सुनकर लगभग हैरान रह गईं। आपको इतना भरोसा किसने दिया? ये मत भूलिए कि पिछली बार जब पहाड़ी राक्षस से लड़ाई हुई थी तो इंसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। आखिरकार प्रधानमंत्री ने फैसला सुनाया, वायुसेना को पहाड़ी राक्षस को काबू करने की कोशिश करने के लिए भेजा जाए और इस मिशन का प्रभारी कर्नल क्रिस था। नोरा की चिंताओं के उलट वह पूरे आत्मविश्वास में लग रहा था। पता चला कि सेना भी इतने सालों से बैठी नहीं थी। उन्होंने खास तौर पर पहाड़ी राक्षस को नियंत्रित करने के लिए नए हथियार बनाए थे। नोरा उत्सुक थी कि वह क्या है और क्रिस के साथ सैन्य डिपो में गई। पता चला कि उन्होंने हमला करने वाले हेलीकॉप्टरों में पराबैंगनी लैंप लगाए थे जिनमें बहुत शक्ति थी। ये पिछली लड़ाई से मिला तजुर्बा था।
सब कुछ तैयार होने के बाद 2 संशोधित हेलीकॉप्टर रात के अंधेरे में निकल पड़े। कैमरा बुस्कबेरू के स्की रिसोर्ट की ओर जाता है। देर रात होने के बावजूद यहाँ रोशनी थी। देश भर के सैलानी मस्ती कर रहे थे और रात में खुलने वाले क्लबों में खूब मजे कर रहे थे। अचानक जमीन हिलने लगी और सब लोग स्तब्ध होकर एक दूसरे को देखने लगे। अगले ही सेकंड क्लब की छत एक बड़ी ताकत से टूट गई। एक विशाल भद्दा सिर बाहर निकला। लोगों ने तुरंत अपने मोबाइल फोन निकाले और तस्वीरें खींचने लगे। शायद अपने सम्मान पर हमला महसूस करते हुए पहाड़ी राक्षस ने दहाड़ लगाई और अपना विशाल हाथ बढ़ाया, जिसने सबसे ज्यादा तस्वीरें खींचने वाले व्यक्ति को पकड़ा और मुंह में डाल लिया। सभी सैलानी चीखते हुए भागने लगे। पहाड़ी राक्षस ने कुछ और फ्रेंच फ्राइजेस निकले और 2 संशोधित हेलीकॉप्टर तेजी से पास आ रहे थे। यह सेना का नष्ट करने वाला दल था। क्रिस के आदेश पर दोनों विमानों ने एक साथ अपनी लाइटें चालू कर दी, पर बैंगनी रोशनी में पहाड़ी राक्षस के बाल चरमराने लगे। यह तरकीब वास्तव में काम कर रही थी, लेकिन इसकी एक बड़ी कमी थी। उन्हें काफी करीब होना पड़ता था, जिससे पहाड़ी राक्षस को मौका मिल गया। उसने पास का एक बिजली का खंभा पकड़ा और हल्के से हिलाया, जिससे एक हेलीकॉप्टर तुरंत नियंत्रण खो बैठा। पायलट इसे बचा नहीं सका और हेलीकॉप्टर के साथ जमीन पर गिर गया। अपने अच्छे दोस्त को इतनी दर्दनाक मौत मरते देखकर क्रिस गुस्से से भर गया। उसने हेलीकॉप्टर को हवा में रोका और लड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन अगले ही पल पहाड़ी राक्षस मुड़ा और लड़ाई के मैदान से भाग गया। आत्मविश्वास से भरी यह लड़ाई एक दुखद अंत के साथ खत्म हुई। न केवल एक बढ़िया पायलट खो गया, बल्कि कई सैलानी नागरिक भी मारे गए या घायल हुए। जब सब बेबस थे, नोरा ने देखा कि पहाड़ी राक्षस बिना सोचे समझे हत्या नहीं कर रहा था। इन दिनों वो लगातार पश्चिम तट की ओर बढ़ रहा था, जैसे उसका कोई मजबूत मकसद हो। नोरा को अचानक एक ख्याल आया, अगर वह पहाड़ी राक्षस से बात कर सके और उसे बेकसूर लोगों को चोट न पहुंचाने के लिए कह सके तो अच्छा होगा। मैरी ने सिर हिलाया। अफसोस की बात है कि कोई भी उनकी भाषा जानता नहीं है। हालांकि नोरा ने जैसे कोई फैसला ले लिया हो, अगले ही पल वह दल को सैन्य घेराबंदी वाले इलाके में ले गई। बर्फ से ढकी जमीन को पार करते हुए वे एक भूमिगत गुफा में घुस गए, जिससे नोरा काफी वाकिफ थीं। वह दल को लगातार जमीन के नीचे ले जाती रहीं। कुछ देर बाद वे एक खुली जगह पर पहुंचे, जिसके चारों ओर नुकीले पत्थर के खंभे खड़े थे। नोरा ने समझाया कि कहानी के अनुसार यह पुराने जमाने में शिकार का मैदान था, जहां राजा के योद्धाओं ने पहाड़ी राक्षस के बच्चों को चारा के रूप में इस्तेमाल करके बड़े पहाड़ी राक्षसों को इस जाल में फंसाया था। यह सब कहने के बाद नोरा ने पहाड़ी राक्षस से गिरी एक चट्टान निकाली और उस पर दस्तक दी। जैसे ही गहरी खाई में एक साफ आवाज गूंजी, सामने की पत्थर की दीवार अचानक हिलने लगी। एक पहाड़ी राक्षस ने अपना सिर बाहर निकाला। नोरा ने सभी को कोई भी अचानक हरकत न करने के लिए कहा। बाहर के गुस्सैल पहाड़ी राक्षस के उलट ये ज्यादा जवान और शांत था। ये पुराने जमाने से बचा हुआ पहाड़ी राक्षस का बच्चा हो सकता है। नोरा ने ढेर सारी किताबें पढ़ने के बाद ही इसे यहाँ संयोग से खोजा था। उसने अपना हाथ पहाड़ी राक्षस के चेहरे पर सहलाया। उसने एक बार फिर से वो कोमल गाना गाना शुरू कर दिया और पहाड़ी राक्षस ने इंसान जैसा आनंद लेने वाला भाव दिखाया। जाहिर है ये उनकी पहली बार की बातचीत नहीं थी। हालांकि नोरा अपना मकसद नहीं भूली थी। उसने इंसानी भाषा में पहाड़ी राक्षस से बाहर की समस्या का जिक्र किया। दृश्य बाहर की बर्फीली जमीन पर जाता है, जहां नोरा एक संकेत बम का इस्तेमाल करके बड़ी दाढ़ी वाले पहाड़ी राक्षस को आगे बढ़ने की दिशा बता रही है। जैसे ही वह पास आया, घात लगाकर बैठा जवान पहाड़ी राक्षस बाहर आ गया। बड़ी दाढ़ी वाला पहाड़ी राक्षस साफ तौर पर हैरान था, लेकिन उसने अपने ही जैसे दूसरे पहाड़ी राक्षस के प्रति कोई दया नहीं दिखाई। जवान पहाड़ी राक्षस, उसने हाथ फैलाए और आखिरकार सिसकने की आवाज निकाली। लेकिन दोनों पहाड़ी राक्षसों के गुस्से वाले भावों को देखकर यह साफ था कि समझाने की कोशिश नाकाम रही थी। बड़ी दाढ़ी वाले पहाड़ी राक्षस ने जोर से पैर पटका और मोटी बर्फ की परत में दरारें आ गईं। नोरा कई बार लुढ़की और खतरनाक इलाके से भाग निकली, लेकिन जवान पहाड़ी राक्षस को जवाब देने का मौका भी नहीं मिला और वो दरार से ठंडे पानी में गिर गया। नोरा ने मदद करने की अपनी इच्छा पर काबू पाया और क्रिस की मदद से उलटी दिशा में तेजी से भागी। शुक्र है हेलीकॉप्टर काफी तेजी से ऊपर उठा और पहाड़ी राक्षस के विशाल थप्पड़ से बाल बाल बचा। बेचारा जवान पहाड़ी राक्षस बर्फ के गड्ढे में गिर गया और कोई हलचल नहीं हुई। बातचीत की योजना नाकाम हो गई और नोरा भी कुछ देर के लिए बेबस हो गई। एक तेज हवा ने नक्शे को उड़ा दिया। मैरी ने याद दिलाया कि पहाड़ी राक्षस के चलने का रास्ता कुछ अजीब है, जैसे वो तीर्थ यात्रा कर रहा हो और उसका आखिरी मंजिल सेंट रोलैंडम हो सकता है। ये वही जगह है जहां राजा ओलाफ ने अपने करियर की शुरुआत की थी। आधे पुराने चमड़े के पन्ने के रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने वहीं पर पहाड़ी राक्षस को मार डाला और भगा दिया था।
नोरा और उसके साथियों ने तुरंत भयानक सच्चाई का अंदाजा लगाया। पहाड़ी राक्षस उस हत्याकांड का बदला लेने के लिए ट्रोलैंडहम जा रहा था, जिसने उसकी प्रजाति को खत्म कर दिया था। नोरा और उसके साथी तुरंत इस पुरानी राजधानी के लिए उड़ गए। पुराने निडारोस चर्च ने अपने पहले के गौरव की गवाही दी। चर्च के मैनेजर के नेतृत्व में दल जल्द ही चर्च के अंदर गए। नोरा ओलाफ के अवशेषों को देखना चाहती थी, लेकिन बूढ़े मैनेजर ने निराशा में सिर हिलाया। हालांकि कई पुरानी किताबों में दर्ज है कि शरीर चर्च में दफन है, लेकिन आज तक किसी को भी असली जगह नहीं मिली है। दल सीधे चर्च के तहखाने में गया, जहां कई दीवारों पर चित्र बने थे। शायद उन्हें वहां कोई सुराग मिल सकता है। जेसन ने ओलाफ के चित्र को छूने की इच्छा को रोका नहीं, लेकिन अनजाने में एक छोटा सा गोल टुकड़ा गिर गया। मैनेजर को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन्हें लगा कि टूटी हुई जगह कुछ खास है। फिर उन्होंने 2 और छोटे गोल टुकड़े अलग अलग जगहों से निकाले। पता चला कि पुरानी किताबों में इन तीनों जगहों का जिक्र था। ये वही जगहें थीं जहां ओलाफ लड़ाई के दौरान घायल हुए थे। नोरा ने छेद के आकार को आजमाया और दीवार पर पड़ी एक गोल लोहे की छड़ उठाई। जब उन्होंने इसे डाला तो एक चरचराहट की आवाज आई और सबकी आंखें चमक उठी। उन्होंने बाकी 2 छेदों में भी लोहे की छड़ें डाली। नोरा और जेसन ने एक साथ जोर लगाया और पूरा दीवार चित्र घूमने लगा। अगले ही पल ये अपने आप गिर गया, जिससे एक अंधेरी गुप्त कोठरी खुल गई। दल उत्सुकता से अंदर गया, जहां उन्होंने एक ताबूत रखा हुआ देखा। उस पर बनी नक्काशी को देखकर यह साफ था कि ये ओलाफ को दफनाने के लिए था। नोरा ने बेसब्री से ढक्कन हटाया। ओलाफ का शरीर सड़ा नहीं था और उसकी बड़ी तलवार भी पूरी तरह सुरक्षित थी। क्रिस ने देखा कि यह चांदी से बनी थी, जो हालांकि बहुत काम की नहीं थी, लेकिन आसानी से जंग नहीं लगती थी। नोरा को कमर के पास एक आधा चमड़े का पन्ना मिला। जेसन को यह बहुत जाना पहचाना लगा और उसने इसे तुलना के लिए अनुसंधान संस्थान वापस भेज दिया। यह पिछले पुराने चमड़े के पन्ने का निचला आधा हिस्सा था। अब इस पर लिखी कहानी पूरी हो गई थी। पता चला कि राजा ओलाफ पहाड़ी राक्षस को शांति से भगाने के पक्ष में थे, लेकिन चर्च उन्हें पूरी तरह मारना चाहता था। नोरा का चेहरा और भी पीला पड़ गया। ये साफ था कि पहाड़ी राक्षस ओलाफ से बदला नहीं लेना चाहते थे, बल्कि पूरे चर्च और देश के खिलाफ थे। इस खबर से हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री ने तुरंत ट्रोलैंडहम शहर के सभी लोगों को निकालने का फैसला किया। हालांकि उनके पास समय कम था और इतना बड़ा स्थानांतरण पूरा करना नामुमकिन था। नोरा और उसके साथियों ने आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। पहाड़ी राक्षस को किसी तरह हराना। साधारण बंदूकें और गोला बारूद निश्चित रूप से काम नहीं करेंगे। नोरा ने पुराने राजा द्वारा साधारण बंदूकें, इस्तेमाल की गई चांदी की तलवार के बारे में सोचा, और पहाड़ी राक्षस सूरज की रोशनी, पराबैंगनी किरणों से भी डरते थे। शायद पवित्र पानी भी उन्हें नियंत्रित करने में काम करे। उसने पहाड़ी राक्षस से गिरी चट्टान निकाली और एक छुरे पर थोड़ा सा पवित्र पानी लगाया, और वास्तव में यह ऊपरी परत की सुरक्षा को तोड़ सका। सब उत्साहित हो गए। आखिर यह कभी पवित्र शहर हुआ करता था। पराबैंगनी लैंप भले ही मुश्किल से मिलते हों, लेकिन पवित्र पानी बहुतायत में था। चर्च के चौक में अभी भी कई ऐसे नागरिक जमा थे जिन्हें निकाला नहीं जा सका था। क्रिस और नोरा एक पिकअप ट्रक पर खड़े थे, जोर से चिल्ला रहे थे कि किसी को पहाड़ी राक्षस का विरोध करने के लिए आगे आना होगा। लोगों ने यह सुनकर उत्साह से नाम दर्ज कराए। हर कोई देश की रक्षा में योगदान देना चाहता था। सचमुच एकता में ताकत है। उन्होंने एक दूसरे का सहयोग किया, पवित्र पानी को बाल्टी भर भर कर चर्च के बाहर पहुंचाया, और सैनिकों ने तोप के गोले को संशोधित किया और तरह तरह के जाल बिछाए। जैसे ही रात हुई, सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। सैनिक चौकस थे, शहर की सीमा पर पहरा दे रहे थे। रात के अंधेरे में एक बिजली गिरी, जिससे पहाड़ी राक्षस की रूपरेखा साफ दिखाई दी। उसके हर कदम पर एक घर खंडहर में बदल रहा था। जैसे ही क्रिस ने आदेश दिया, घंटी टॉवर पर पहरा दे रहा जेसन ने रस्सी खींची और तेज घंटी की आवाज दूर दूर तक गूंज उठी। पहाड़ी राक्षस ने दर्द से अपने कान ढांक लिए। इंतजार कर रहे सैनिकों ने पवित्र पानी से भरे गोले दागने शुरू कर दिए। हमले के पहले दौर में शानदार सफलता मिली, जिससे इस राक्षस को काफी नुकसान हुआ। हालांकि उसने भी जल्द ही जोरदार पलटवार किया। फेंकी गई चट्टान ने घंटी टॉवर को तबाह कर दिया और आवाज वाला हमला भी नाकाम हो गया। पहाड़ी राक्षस लगभग बचाव रेखा को तोड़ने ही वाला था। क्रिस ने तुरंत लगाए गए जाल को चालू किया और धमाके के साथ भारी मात्रा में पवित्र पानी बाहर निकला। पहाड़ी राक्षस का पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया। हालांकि पलक झपकते ही आग अपने आप बुझ गई। पता चला कि पहाड़ी राक्षस में जबरदस्त खुद को ठीक करने की क्षमता थी। तभी सबको एहसास हुआ कि दिखने में तेज पवित्र पानी का हमला वास्तव में ज्यादा असरदार नहीं था। उन्हें हार को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन तभी दूर से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। वही जवान पहाड़ी राक्षस
वास्तव में मदद के लिए आ गया था। पता चला कि वह बर्फ के गड्ढे में डूबा नहीं था। दोनों पहाड़ी राक्षसों ने बातचीत में समय बर्बाद नहीं किया और सीधे एक दूसरे से भिड़ गए। नॉर्वे का सबसे बड़ा ताजे पानी का पुल दोनों राक्षसों के सामने सिर्फ पृष्ठभूमि बनकर रह गया। जवान पहाड़ी राक्षस धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और नोरा को एहसास हुआ कि उसे कुछ करना होगा। निदेशक मैरी को पिछली रिसर्च याद आई। पहाड़ी राक्षस के शरीर के अंदर एक धड़कता हुआ दिल है, शायद वही उसकी असली कमजोरी है। जेसन को तुरंत एक ख्याल आया, पहाड़ी राक्षस के पेट में पवित्र पानी डालने का कोई रास्ता खोजना होगा। नोरा को एहसास हुआ कि जवान पहाड़ी राक्षस ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने तुरंत जेसन के ख्याल को मान लिया। वह और मैरी गोला दागकर ध्यान भटकाने का काम करेंगे। जेसन पवित्र पानी का बैरल लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ गया। कौन जानता था, जैसे ही वो हवा में ऊपर उठा, बम का रिमोट कंट्रोल नीचे गिर गया। क्रिस ने निराशापूर्वक कहा कि बैरल में विस्फोट करने के लिए उन्हें हाथ से फ्यूज खोदना होगा। जेसन का चेहरा पूरी तरह से उतर गया। वो जवान पहाड़ी राक्षस पहले ही लड़ने की क्षमता खो चुका था और नोरा के गोले भी लगभग खत्म हो चुके थे। अब पलटवार का एकमात्र मौका जेसन पर था। उसने क्रिस से हेलीकॉप्टर को पहाड़ी राक्षस के ठीक ऊपर उड़ाने के लिए कहा। जब पहाड़ी राक्षस ने सिर उठाकर दहाड़ लगाई तो जेसन पवित्र पानी का बैरल लेकर सीधे नीचे कूद गया। जैसे ही वो पहाड़ी राक्षस के करीब पहुंचा, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हथगोले का पिन खींचा और फिर पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। नोरा वहीं खड़ी होकर ऊपर देखने लगी। पहाड़ी राक्षस के शरीर के अंदर एक आग का गोला फूटा और फिर उसका शरीर अंदर से बाहर की ओर टूटना शुरू हो गया। तभी जवान पहाड़ी राक्षस भी नदी से खड़ा हुआ और बड़ी दाढ़ी वाले पहाड़ी राक्षस पर घातक हमला किया। तबाही का संकट आखिरकार दूर हो गया और यह अनगिनत बहादुरों के खून से हासिल हुआ। कुछ ही समय बाद नोरा वापस बर्फीले मैदान पर अपने केबिन में लौट आईं। उन्होंने देखा कि जमीन हिलने लगी है और वह तुरंत बाहर देखने के लिए भागी। पता चला कि उनका अच्छा पड़ोसी जवान पहाड़ी राक्षस संयोग से गुजर रहा था।